नमस्कार। सरस कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। सरकारी अस्पताल में भी मरीजों से ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। एक्सपायरी दवाइयाँ दी जा रही हैं। ऐसी शिकायतें आए दिन जब आईएएस अधिकारी वीरेंद्र सिन्हा को मिलने लगती है, तब उन शिकायतों से परेशान कलेक्टर साहब मजदूर का भेष बनाकर सरकारी अस्पताल में जाते हैं। जैसे ही वहां जाकर मरीजों की हालत देखते हैं, उनके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हीं मरीजों में से एक ऐसी मरीज को देखते हैं जो भयंकर दर्द से कराह रही है, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर अपनी जिद पर अड़े हैं कि जब तक वह उनके कहे अनुसार फीस नहीं भर देती, वे लोग उसका इलाज नहीं करेंगे। जिसे देखकर कलेक्टर साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों, कौन थी वह महिला मरीज और कलेक्टर साहब की आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? चलिए जानते हैं विस्तार से इस कहानी के माध्यम से। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। यह कहानी 19 मार्च 2016 की है। उत्तर प्रदेश के पीतमगढ़ के अंतर्गत एक ब्लॉक है चिन्हट, जहां एक बहुत ही मेहनती किसान राधे श्याम सिन्हा अपनी पत्नी सुनैना जी के साथ रहा करते थे। राधे श्याम जी के अंदर ईमानदारी कूट कूट कर भरी थी। वे कभी किसी का मुफ्त का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। दोनों पति पत्नी अपने खेतों पर खूब मेहनत करते, लेकिन जब उतना मेहनत करने के बाद भी उनका गुजारा नहीं चल पाता था, तो सुनैना जी दूसरों के खेतों में जाकर भी मेहनत मजदूरी करती ताकि उनकी गृहस्थी अच्छे से चल सके। तभी उनके घर में नन्हे मेहमान ने दस्तक दी और पूरे 9 महीने के बाद सुनैना जी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने वीरेंद्र रखा। अब वीरेंद्र के आ जाने से सुनैना जी के जीवन में 4 चांद लग गए। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन वीरेंद्र के लिए यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही और वीरेंद्र जब महज 4 साल का था, उसकी माँ की मृत्यु हो गई। अब राधे श्याम जी के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अब उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। एक तो पत्नी का दुख था, वहीं दूसरी ओर बेटे की परवरिश और घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करना। फिर भी राधे श्याम जी ने हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे की परवरिश का निर्णय लिया। वे उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देने की पूरी कोशिश करते और वे कामयाब भी हुए। समय के साथ साथ वीरेंद्र भी बड़ा होता गया। राधे श्याम जी ने अपनी आवश्यकताओं को कम कर लिया, लेकिन वीरेंद्र की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश किया। वीरेंद्र ने भी अपने पिता को निराश होने का मौका नहीं दिया। वह भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगा, लेकिन वीरेंद्र जैसे ही 12वीं की पढ़ाई कर रहा होता है, उसके पिता की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। राधे श्याम जी को जब लगने लगा कि उनका बचना शायद नामुमकिन है, तो उन्होंने एक दिन वीरेंद्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मुझे लगता है कि शायद मेरा बच पाना मुश्किल है, इसलिए अब तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो और खेती बाड़ी का काम देखो। राधे श्याम जी के इतना कहते ही वीरेंद्र तो मानो टूट ही गया। उसके वही पिता थे जिन्होंने उसे बचपन से यही सपना दिखाया था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन आज वही पिता उसे पढ़ाई बंद करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत काम नहीं कर रही है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप शांत हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपका इलाज करवाऊंगा। लेकिन उनकी तो आखिरी सांसें चल रही थी। उन्होंने वीरेंद्र की गोदी में ही अपना दम तोड़ दिया। वीरेंद्र के पिता की मृत्यु हो जाने से वह पूरी तरह से अनाथ हो चुका था।
क्योंकि माँ तो पहले ही जा चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करे, लेकिन गांव वालों की मदद से उसने अपने पिता का सारा अंतिम क्रिया कर्म किया। फिर वह अपने पिता की खेती बाड़ी की तरफ ध्यान देने लगा। स्कूल तो वह बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, लेकिन तभी उसके शिक्षक कैलाश नाथ सर को पता चला कि उनका सबसे चहेता बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है। जब उन्होंने उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की तो पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद वह उनका खेती बाड़ी का काम को संभाल रहा है, इसलिए अब से वह स्कूल नहीं आएगा। यह समाचार सुनते ही कैलाश नाथ सर को बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने उसके घर का पता लगाया और उससे मिलने चले गए और उसे समझाया कि वह अपनी पढ़ाई को छोड़कर सिर्फ खेती बाड़ी के काम में ही न लगा रहे, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ खेती बाड़ी का काम भी किया जा सकता है। अपने सर की बात मानकर उसने वैसा ही किया जैसा उसके सर ने कहा। अब जैसा जैसा उसके सर कहते जाते वह वैसा ही करता। समय के साथ साथ वीरेंद्र कॉलेज की पढ़ाई भी करने लगता है। उसे जब भी अकेलापन महसूस होता या उसके ऊपर कोई भी परेशानी आती, वह अपने कैलाश सर के पास चला जाता। ऐसे ही एक दिन वीरेंद्र अपने आप को बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा था, इसलिए वह अपने सर कैलाश नाथ जी के घर चला गया। वहाँ वह जैसे ही गया, उनकी टीवी में एक टेलीफिल्म चल रही थी जिसमें एक आईएएस ऑफिसर के संघर्ष के बारे में दिखाया जा रहा था, जो लगभग उसके जीवन से संबंधित था। उसके बाद उस ऑफिसर का मान सम्मान कितना बढ़ जाता है और वह ऑफिसर बाद में भी अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भूलता और उन्हीं दिनों को याद करके वह दुखी गरीब जरूरतमंद लोगों की भरपूर मदद करता है। उसके कार्यों से, उसके मान सम्मान, उसके रुतबे से वह बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और उसके दिलो दिमाग में केवल एक ही बात छा जाती है कि वह अपने जीवन में बनेगा तो सिर्फ आईएएस ऑफिसर, चाहे उसे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। उसने अपने मन की बात अपने पिता समान अपने शिक्षक कैलाश नाथ सर को बताया। उसकी बातें सुनकर उसके सर ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा तुम जरूर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उस ओहदे को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उसने अपने आप से वादा किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए उसे आईएएस ऑफिसर बनना ही है। वह समय समय पर सर से गाइडेंस लेता रहता और मेहनत करता रहता, लेकिन उसकी मेहनत और लगन के आड़े उसके घर के काम और खेती बाड़ी के काम आने लगे, जिससे वह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगा। उसे पढ़ाई करने का समय बहुत ही कम मिलता, जिससे वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। उसकी पढ़ाई के प्रति लगन को देखकर उसके चाचा ताऊ लोगों ने उसे सलाह दिया कि वह शादी कर ले, ताकि बहू के आ जाने से उसके घर के काम उसे कम करने पड़ेंगे। लेकिन वह नहीं मान रहा था, क्योंकि वह जान रहा था कि शादी हो जाने से उसी का समय बर्बाद होगा। लेकिन जब सभी ने उसे मनाया तो वह मान गया। लेकिन जब वह शादी के लिए लड़की देखने गया तो सभी जगह से एक ही जवाब मिलता कि लड़का अनाथ है, साथ ही साथ कोई जॉब भी नहीं करता, इसलिए वे अपनी बेटी उसे नहीं देंगे, वरना वह उनकी बेटी को क्या खिलाएगा। तब उसके सर ने उसे सलाह दिया कि उसे एक कोचिंग क्लास खोल लेना चाहिए, ताकि उसे आर्थिक मदद तो मिलेगी ही, साथ साथ उसके नॉलेज में भी बढ़ोतरी होगी। सर का यह आइडिया वीरेंद्र को भी बहुत अच्छा लगा और उसने दूसरे ही दिन से कोचिंग क्लास खोल लिया और देखते ही देखते वीरेंद्र की कोचिंग क्लास अच्छी तरह से चल पड़ी और 6 महीने के अंदर ही वीरेंद्र की कोचिंग क्लास अच्छी तरह से चलने लगी। उसकी इनकम भी काफ़ी अच्छी होने लगी, जिससे उसे खेती बाड़ी के कामों में ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता था। अब दूसरे ही वर्ष वीरेंद्र के लिए एक से बढ़कर एक लड़कियों का शादी के लिए रिश्ते आने लगे। वीरेंद्र के चाचा ताऊ और उसके कुछ रिश्तेदारों की रजामंदी से पास के ही गांव से एक लड़की जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी,
जिसका नाम आभा था, उसके साथ वीरेंद्र की शादी कर दी गई। आभा के घर आते ही लगभग 6 महीने तो वीरेंद्र की गृहस्थी बहुत अच्छी तरह से चली, परंतु एक दिन आभा की सहेली मीरा उसे बाजार में मिली। उसने बताया कि वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती है, इसलिए उसके ठाठ कुछ और ही हैं। उसने कहा, लेकिन आभा, तू ऐसी लग रही है जैसे अनपढ़ गांव की गंवार लगती है। तू तो पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ जानती ही नहीं होगी, जबकि तू तो अपने समय की सबसे खूबसूरत, सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करती थी। कॉलेज के लड़कों की तो तेरे आगे पीछे लाइन लगी रहती थी, लेकिन तू थी कि उन्हें घास भी नहीं डालती थी। और आज वीरेंद्र जैसे अनाथ लड़के से शादी करके आखिर तुझे कौन सा खजाना हाथ लग गया है जो उसके साथ रहने को तैयार हो गई? अपनी हालत भी देखी है? तुझे देखकर तो लगता है कि किसी ने तुझे अपना गुलाम बनाकर रखा हो। अगर तू चाहे तो मैं जिस स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ वहाँ एक पोस्ट खाली है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही एक मैडम ने जॉब छोड़ दिया है। तू कहे तो मैं वहाँ के प्रिंसिपल सर से अभी बात करूँ, क्योंकि वे मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मैं तेरे बारे में उन्हें बताऊंगी तो वे ना नहीं कहेंगे। फिर देखना हम दोनों सहेलियां मिलकर क्या रंग जमाते हैं। मीरा की बातें सुनकर आभा का मन तो कर रहा था कि तुरंत ही हाँ कह दे, लेकिन उसने कहा कि वह अपने पति वीरेंद्र से पूछकर बताएगी, ताकि मीरा को भी लगे कि वह अपने पति की कितनी इज्जत करती है। उस दिन आभा अपने घर गई तो उसके कानों में सिर्फ मीरा की कही हुई बातें ही गूंज रही थी। उसने अपने पति वीरेंद्र से कहा कि वह एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करना चाहती है, जहां उसकी सहेली मीरा भी जॉब करती है। वीरेंद्र ने उसे प्यार से समझाया कि उसे दूसरे के पास जॉब करने जाने की क्या जरूरत है, जब उसके पास स्वयं का कोचिंग सेंटर है। तुम भी उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाया करो, क्योंकि वह स्कूल कोई सरकारी स्कूल तो है नहीं जहां तुम्हें परमानेंट नौकरी मिलेगी। प्राइवेट स्कूल है, कभी भी बंद हो सकता है या वे लोग जब मर्जी निकाल सकते हैं। और अगर अपने ही कोचिंग सेंटर में पढ़ाओगी तो घर के सारे काम के साथ साथ कोचिंग सेंटर भी सुचारू रूप से चल सकता है। लेकिन आभा के दिमाग में तो घर से बाहर जाकर जॉब करने का कीड़ा घुस चुका था। वह निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह वीरेंद्र के लाख मनाने पर भी मानने के लिए तैयार ही नहीं हुई और एक दिन वह उस स्कूल में पहुंच गई जहां उसे जॉब करना था। स्कूल वालों को भी स्टाफ की जरूरत थी और आभा के सर्टिफिकेट देखकर उन्होंने तुरंत ही उसे जॉब में रख लिया। दूसरे दिन से आभा स्कूल में पढ़ाने जाने लगी। वीरेंद्र ने भी उससे बहस करना उचित नहीं समझा और उसे खुशी खुशी जाने दिया। लेकिन इतने में भी आभा की मुराद पूरी नहीं हुई। जब वह अपने घर के सारे काम करके स्कूल जाती तो मीरा के साथ साथ उसकी कुछ सहेलियां उसका मजाक बनाने लगती कि वह नौकरी कर रही है। फिर भी अपने घर के नौकरानियों वाले काम से इसे छुटकारा नहीं मिला है। आभा को भी लगता उसकी सहेलियां सही तो कह रही हैं। जब मीरा और उसकी सहेलियां अपने घर के काम नहीं करती तो वही अकेली क्यों करे। उसने भी अपने घर के काम करने बंद कर दिए। वीरेंद्र से कह दिया कि वह अब घर के कामों के लिए या तो नौकरानी लगा ले या खुद सारे काम करे, क्योंकि उसे स्कूल में समय पर पहुंचने में देरी हो जाती है। वीरेंद्र ने उसे समझाया, हम दोनों सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम कर लिया करेंगे, ताकि हमें नौकरानी रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और तुम्हें अकेले ही सारे काम भी नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन आभा तो मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उसे भी लगता था कि मीरा और उसकी सहेलियों की तरह उसके घर पर भी नौकरानी काम करे और उनके जैसे अपनी नौकरानी की चर्चा वह भी उनके सामने करे, ताकि उनकी नज़रों में उसकी इज्जत कम न हो। परंतु वीरेंद्र की इतनी कमाई नहीं होती थी कि घर के सारे खर्च उठाने के साथ साथ आभा के भी खर्चे कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए थे। उसमें भी
कमी नहीं आने देता था ताकि घर में शांति बनी रहे। लेकिन रोज रोज अब आभा के डिमांड बढ़ते ही जा रहे थे। कभी वह घर के कामों को लेकर झगड़ा करती, तो कभी नौकरानी न रखने के बारे में झगड़ा करती, तो कभी खाना बनाने को लेकर विवाद करने लगती। और उन दोनों के बीच अब आए दिन किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगे। एक दिन आभा ने वीरेंद्र को अपना फैसला सुना ही दिया कि अब वह उसके साथ एक दिन भी नहीं रह सकती, इसलिए वह अपने मायके जा रही है। वीरेंद्र ने उसे मनाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में वह अपना जरूरी सामान लेकर अपने मायके चली ही गई और वहीं से अपने स्कूल आने जाने लगी, क्योंकि उसका घर भी स्कूल से लगभग वीरेंद्र के घर के बराबर ही पड़ता था। 6 महीने बीतने के बाद आभा ने वीरेंद्र के लिए तलाक के पेपर भिजवा दिए। तलाक के पेपर मिलते ही वीरेंद्र दौड़ा भागा आभा के मायके गया और उसके पिता से बात किया कि छोटी छोटी बातों में रूठकर अपने मायके आ जाना, चलो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पिताजी, आभा को हो क्या गया है जो मुझे तलाक देने के लिए तैयार हो गई। उसने मेरे घर में तलाक के पेपर तक भिजवा दिए। तलाक वाली बात आभा के पिता को भी मालूम नहीं थी, फिर भी उन्होंने वीरेंद्र को ही समझाने का प्रयास किया कि उनकी बेटी आभा जो कहती है वह मान लो, तलाक न दो। वीरेंद्र ने कहा, पिताजी, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आभा मुझे तलाक न दे, लेकिन वह है कि मानती ही नहीं। दोनों ससुर दामाद बैठकर बातें कर ही रहे थे कि आभा भी अपने स्कूल से वापस आ जाती है और अपने पिता के सामने तलाक वाली बात बताने के लिए वीरेंद्र से खूब लड़ाई झगड़े करती है और कहती है, अब जब सभी को पता चल ही गया है कि मैं आपको तलाक दे रही हूँ, तो अब तो मैं आपको तलाक देकर ही रहूँगी, कहकर उसने सबके सामने वीरेंद्र को खूब भला बुरा कहा और अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और वीरेंद्र से कहती है कि मैंने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए हैं, आप भी जितनी जल्दी हो सके साइन करके भिजवा देना, ताकि हम अपने अपने अनुसार अपनी अपनी ज़िंदगी जी सकें। वीरेंद्र अब अपने घर में जाकर बहुत ही अकेलापन महसूस करने लगा। उसका मन कर रहा था कि वह चीख चीख कर रोए, लेकिन उसे फिर अपने पिता समान शिक्षक कैलाशनाथ सर की याद आई। वह तुरंत ही उनके पास गया और अपनी सारी आप बीती उन्हें बताई। कैलाश सर ने उसकी आप बीती सुनी तो उन्हें भी बहुत बुरा लगा। उन्होंने वीरेंद्र को सलाह दिया कि वह अपने कोचिंग सेंटर में अच्छे टीचर रख ले, ताकि वे लोग बच्चों को पढ़ा सके और तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखो, यूपीएससी की तैयारी करो, ताकि एक सफल और योग्य आईएएस ऑफिसर बन सको। वीरेंद्र को भी सर की बातें अच्छी लगी और उसने वैसा ही किया। वह पढ़ाई करने शहर चला गया। कभी 3 महीने, कभी 6 महीने में एक बार वह शहर से अपने घर आता था। बाकी समय में कैलाश सर ही उसके कोचिंग क्लास की देखरेख किया करते। इस प्रकार 3 साल की कठिन परिश्रम के बाद उसने यूपीएससी क्लियर कर ही लिया। जैसे ही वह कलेक्टर के पद के लिए नियुक्त किया गया, सबसे पहले कैलाशनाथ सर के घर गया और उनसे कहा कि वह उनके मार्गदर्शन में ही आज इतना बड़ा ऑफिसर अर्थात कलेक्टर बन गया है। वीरेंद्र के कलेक्टर बनने से सबसे ज़्यादा खुश कैलाश सर हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने बहुत बड़ा विजय हासिल कर लिया है। वीरेंद्र के पदभार संभालते ही उसे कई बार एक ही शिकायत मिलती कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरकारी अस्पताल में मरीजों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है। मुफ्त में इलाज करने के बजाय अधिक से अधिक पैसों की मांग की जाती है और मरीजों को एक्सपायरी दवाएं दी जाती हैं। अगर किसी पेशेंट के रिश्तेदार ने उनके खिलाफ बोलने का साहस किया तो वह पेशेंट अगर मर भी रहा है तो डॉक्टर उस पेशेंट के तरफ ध्यान ही नहीं देते, चाहे उसके रिश्तेदार फिर कितनी भी मिन्नतें करते रह जाएं। वीरेंद्र ने उस क्षेत्र का जब से पदभार संभाला था, लोगों तक यह बात आग की तरह फैल गई थी कि वीरेंद्र सिन्हा ने बहुत ही गरीबी में रहकर अपनी पढ़ाई को पूरी किया है। इसलिए
वह हर एक गरीब के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझकर उसका निवारण के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए लोगों का साहस और विश्वास वीरेंद्र सिन्हा पर बढ़ गया कि नए कलेक्टर साहब उनकी मजबूरी की ओर जरूर ध्यान देंगे और उनके दुखों का निवारण जरूर करेंगे। इसलिए जिसे भी उस सरकारी अस्पताल में असुविधाओं और परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वे लोग अन्य लोगों की सहायता से नए कलेक्टर वीरेंद्र सिन्हा तक अपनी बात शिकायत पत्र के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करने लगे। वीरेंद्र ने देखा आए दिन किसी न किसी का शिकायत उस सरकारी अस्पताल से संबंधित होता ही था, लेकिन वीरेंद्र वक्त की नजाकत को समझने वाला अनुभवी ऑफिसर था। उसे लगा कहीं लोगों का ये नया पैतरा तो नहीं है डॉक्टर को झूठे इल्जाम में फंसाने का। वह जानता था सरकारी अस्पताल है जहां एमबीबीएस डॉक्टर कार्यरत हैं, इसलिए बिना किसी सबूत के किसी के भी खिलाफ कार्यवाही करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए उसने ये सारी बातें अपने शिक्षक कैलाश नाथ जी को बताई और कहा कि आप उस अस्पताल में मरीज बनकर जाइए और मैं आपका रिश्तेदार बनकर मजदूर के भेष में जाऊंगा, ताकि मैं अपनी आंखों से देख सकूं कि सच्चाई क्या है। कैलाश सर को भी वीरेंद्र का आइडिया अच्छा लगा। उन्होंने वैसा ही किया जैसा वीरेंद्र ने कहा। वीरेंद्र फटा पुराना सा शर्ट पहनकर लुंगी लपेटे, सिर पर गमछा बांधे, मजदूर के भेष में अस्पताल चला गया। वहां जाकर देखता है तो वहां की हालत तो बहुत ही भयावह थी। मरीज दर्द से कराह रहे थे, लेकिन उनकी पूछ परख करने वाला वहां कोई नहीं था। उस अस्पताल में जितने बिस्तर थे उससे कहीं ज्यादा मरीज थे। किसी को बिस्तर मिला तो ठीक, नहीं तो कुछ मरीज तो नीचे जमीन पर ही पड़े पड़े ही दर्द से कराह रहे थे। वीरेंद्र ने जब उनकी स्थिति देखी तो उसकी तो आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो दर्द से बहुत ज़्यादा छटपटा रही थी। उसे देखते ही वीरेंद्र की आंखें फिर से भर आई, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र की पत्नी आभा थी, जिसे डॉक्टर एक्सपायरी दवाएं तो दे रहे थे, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वीरेंद्र ने सबसे पहले आभा के पास की दवाइयों का डेट देखा। उसने जो देखा वह तो देखता ही रह गया, क्योंकि उसके पास की एक नहीं सारी की सारी दवाइयों का डेट एक्सपायर हो चुका था। इसलिए उसके तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। दवाइयों का एक्सपायरी डेट और बाकी मरीजों के साथ साथ अपनी पत्नी की बुरी हालत देखकर वीरेंद्र को यह भी ध्यान नहीं रहा कि उसने अपने सर कैलाश जी को भी मरीज बनाकर वहां भेजा है। उसने कड़कदार आवाज में चिल्लाया, क्या हो रहा है यहाँ? ये अस्पताल है या नाट्यशाला? यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या, जो इतने बुरे तरीके से दर्द से कराह रहे मरीजों को एक्सपायरी दवाएं दी जा रही है? कौन है यहाँ का इंचार्ज? कहाँ है डीन सर? मैं अभी के अभी सारे डॉक्टर को सस्पेंड करवा दूंगा। तभी दो डॉक्टर उधर से ही गुजर रहे थे। कलेक्टर साहब को चिल्लाता देख उनमें से एक डॉक्टर उसके पास जाकर कहता है, ओए दो कौड़ी के फटीचर मजदूर, अपनी औकात मत भूल। तू जानता भी है तू क्या और किसके बारे में कह रहा है और कहाँ खड़ा है? इतना भी भूल गया क्या? तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें सस्पेंड करवाएगा? तू कहीं का लॉर्ड गवर्नर है क्या रे, या कहीं का राजा महाराजा है जो हमारे सामने इतनी अकड़ दिखाता है? वह कलेक्टर साहब को मारने के लिए हाथ उठाता ही है कि कलेक्टर साहब उल्टा उसका ही हाथ पकड़कर उसी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। वहाँ हो हल्ला शुरू हो जाता है। वहाँ का शोर शराबा सुनकर कैलाश सर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उनके साथ साथ अस्पताल के डॉक्टरों का स्टाफ भी पहुँच जाता है और उन्हें पकड़ने के लिए सभी डॉक्टर स्टाफ घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। तभी एक डॉक्टर कलेक्टर वीरेंद्र सिन्हा का कॉलर पकड़ने ही वाला होता है कि उसी समय कैलाश सर जोर से दहाड़ते हुए कहते हैं, खबरदार, जो किसी ने भी कलेक्टर साहब की ओर एक कदम भी बढ़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। यहाँ में से
कोई भी नहीं जानते इनके बारे में। ये इस जिले के कलेक्टर साहब हैं। यकीन न हो तो सर का आईडी कार्ड भी देख सकते हो। इतना सुनते ही अस्पताल के स्टाफ में हड़कंप मच जाती है। तभी कलेक्टर साहब ने अपने आईडी कार्ड को अपनी जेब से निकालकर हवा में लहरा दिया। आईडी कार्ड में वीरेंद्र सिन्हा का नाम देखते ही इंचार्ज, डीन समेत सारा स्टाफ सकते में आ गया। तभी वीरेंद्र सिन्हा ने अपनी दूसरी जेब से अपना मोबाइल निकाला और पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाकर पुलिस फोर्स बुला लेते हैं। सभी डॉक्टर उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही सभी को हिरासत में ले लिया जाता है। उसकी बारीकी से जांच करने के लिए अलग से फॉरेंसिक टीम भी बुलाई जाती है। सभी दवाइयों की जांच की जाती है। सभी मरीजों की दवाइयों को भी चेक किया जाता है, जिसमें ज़्यादातर दवाएं एक्सपायर ही निकलती हैं। उसके बाद कलेक्टर साहब डॉक्टरों पर केस करके उनके लाइसेंस भी कैंसिल कर देते हैं। फिर वह आभा के पास जाते हैं और कहते हैं, आभा बताओ तुम्हें क्या हुआ है? अपनी आंखें खोलो आभा। आभा उस समय तक बेहोश हो चुकी थी। कलेक्टर साहब ने आभा को तुरंत पास के ही प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया और बाकी के मरीजों के लिए भी जल्दी से जल्दी उचित इलाज की व्यवस्था करवाया। आभा के होश में आते ही वीरेंद्र साहब उससे मिलने गए और उसे बताने ही वाले थे कि अब वे पहले जैसा गरीब फटीचर वीरेंद्र नहीं रह गया, बल्कि वह उस जिले का कलेक्टर बन चुका है। तो आभा ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, वीरेंद्र मुझे पता है आप बहुत बड़े कलेक्टर बन चुके हो और आपकी लोकप्रियता लोगों के दिलों में राज करती है। मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वीरेंद्र उस समय उसे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, इसलिए उससे कहा, आभा तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम शांत रहो। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। 2 दिनों बाद आभा पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तभी वीरेंद्र उससे पूछता है, आभा तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई और तुम्हारे मायके वाले कहाँ हैं? तुम यहाँ अकेली क्यों पड़ी थी? तब आभा उसे बताती है, मैंने जब आपके पास तलाक के पेपर भेजे थे उस बारे में मेरे पिताजी को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी को आपके द्वारा जब पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि वीरेंद्र बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है, उसे तलाक मत दो। लेकिन जब मैं नहीं मानी तो उनकी तबीयत धीरे धीरे चिंता के कारण खराब रहने लगी। भैया भाभी भी अपनी दुनिया में मस्त रहने लगे। मैंने उनका इलाज इसी अस्पताल में करवाया, लेकिन वे बच न सके क्योंकि हमें यह जानकारी नहीं थी कि यहाँ एक्सपायर दवाएं दी जाती हैं। उनकी मृत्यु के 1 साल बाद मेरी नौकरी भी छूट गई। मुझे नौकरी से हटा दिया गया। भैया भाभी भी मेरे तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे, बल्कि अब भाभी तो बात बात पर ताने मारने लगी थी। उसी टेंशन के कारण मेरी भी तबीयत खराब रहने लगी। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई तो पड़ोसियों ने मुझे उसी अस्पताल में भर्ती करा दिया। उसके बाद डॉक्टर ज़्यादा ध्यान तो नहीं दे रहे थे, लेकिन थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी देते। उससे भी मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और उस दिन तो बेहोश ही हो गई। अगर आप वहाँ समय पर न पहुँचते तो मैं भी इस दुनिया को छोड़कर अपने पिता के पास पहुँच जाती, जिसकी कानों कान किसी को भी पता नहीं चलती, क्योंकि भैया भाभी तो एक दिन भी मुझसे मिलने नहीं आए, बल्कि वे लोग तो आजकल भाभी के मायके में ही रहने लगे हैं। वीरेंद्र सचमुच आप तो देवता समान हो। आपने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने आपकी कोई बात ही नहीं मानी, न ही सुनी। इसलिए आज मैं फिर से अपने दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वीरेंद्र कहता है, आभा कोई बात नहीं, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने तो
तुम्हें अपने दिलो दिमाग से निकाला ही नहीं था, इसलिए उन तलाक के पेपर पर साइन ही नहीं किया था। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है और मैं इसे मरते दम तक निभाऊंगा। भले ही तुमने मुझे भुला दिया होगा, लेकिन मैं आज भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ और आज भी मैं तुम्हारा ही पति हूँ, क्योंकि हमारा तलाक नहीं हुआ है। अगर तुम मुझे अपनाना चाहती हो तो मैं तुम्हें सहर्ष अपनाने के लिए तैयार हूँ। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर आभा फूट फूट कर रोने लगती है। वीरेंद्र उसे अपने गले से लगा लेता है और वह भी रो देता है। फिर दोनों पति पत्नी एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं और एक दूसरे का हाथ पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि अब से वे दोनों एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ देंगे। वीरेंद्र आभा को अस्पताल से छुट्टी करवाकर अपने घर लेकर जाता है। वहाँ उसके कैलाश सर और उनकी पत्नी उन दोनों की आरती उतारते हैं और दोनों पति पत्नी अपने सर और मैडम के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। तब कैलाश सर ने आभा को वह सारी बातें विस्तार से बताया कि वे दोनों क्या सोचकर उस अस्पताल में गए थे, लेकिन तुम्हें देखकर वीरेंद्र ने हमारे प्लान को ही फेल कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे प्यारे स्टूडेंट को उसकी पत्नी मिल गई, उसकी गृहस्थी बस गई। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तब आभा ने कैलाश सर और उनकी पत्नी से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा और उन्हें वचन दिया कि अब से वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। अब कलेक्टर साहब ने उस सरकारी अस्पताल में नए डॉक्टरों की नियुक्ति करवाई और हॉस्पिटल को अच्छे से मैनेज करवाया। उसके बाद नए और काबिल डॉक्टर की नियुक्ति होती है। अस्पताल की कंडीशन अब पूरी तरह से सुधर जाती है और वही अस्पताल उस शहर का टॉप सिटी हॉस्पिटल बन जाता है। अब वहाँ आने वाले मरीज कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्हीं के साहस और निर्भीकता पूर्वक लिए गए निर्णय के कारण ही आज हर प्रकार के दुखी मरीजों का मुफ्त में और शीघ्र इलाज संभव हो पाया है, जिसके कारण अब अस्पताल में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं रहती, बल्कि हर जरूरतमंद को सही इलाज और दवाएं सही समय पर मुहैया कराई जाती है। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे हमारे ज़िले के कलेक्टर वीरेंद्र सिन्हा साहब के बारे में? अपने अनमोल और प्यारे प्यारे राय और विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा है कि यह सच्ची कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।